नमस्कार दोस्तों, मैं असगर खान। स्वागत है असगर जी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमपी के 20 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आपने मेरे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज एमपी जीके का एमसीक्यू का पहला एपिसोड है। आपको लगातार एपिसोड मिलते रहेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और विशेष पीएससी वालों के लिए, जो हमारे प्यारे दोस्त पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही खास होने वाली है आज की एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके एग्जाम की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी का भूगोल। ठीक है, एमपी 4 भागों में। पहला मालवा पठार, दूसरा बुंदेलखंड, तीसरा निमाड़ और तीसरा बघेलखंड है। ठीक है, इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चौथा बघेलखंड है, इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसलिए पीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जो भी मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी एमपी पीएससी की और एमपी पुलिस, एमपी आबकारी 2025 हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे आप शिक्षक की तैयारी कर रहे हो, वर्ग 2 की, वर्ग 1 की, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसलिए अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए असगर जीके को। ठीक है, तो चलिए आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पहला, ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। मध्य प्रदेश को भौतिक रूप से कितने प्रमुख भागों में बांटा गया है? ठीक है, कितने भागों में बांटा गया है? जो हमारा मध्य प्रदेश है, एमपी है, वो भौतिक रूप से कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में। कितने भागों में मेरे प्यारे दोस्तों? 4 भागों में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आता है हर बार 4 भागों में। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 भागों में ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में ध्यान दीजिएगा। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और तो मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का भौतिक भाग नहीं है? ठीक है, मतलब नीचे दिए गए में से मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा भौतिक भाग नहीं है? ऑप्शन ए मालवा का पठार, ऑप्शन बी बुंदेलखंड का पठार, ऑप्शन सी मरुस्थलीय क्षेत्र, ऑप्शन डी बघेलखंड। तो मेरे प्यारे साथियों, जो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मरुस्थलीय क्षेत्र नहीं है। मालवा का पठार है मध्य प्रदेश का, और बुंदेलखंड का पठार है, और बघेलखंड का भी पठार है, लेकिन मरुस्थलीय क्षेत्र नहीं है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। खास पीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं मेरे दोस्त, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मरुस्थलीय क्षेत्र बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मालवा का पठार है मध्य प्रदेश का, और बुंदेलखंड का पठार है, और बघेलखंड का, लेकिन मरुस्थलीय क्षेत्र नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न में ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों, नर्मदा घाटी किस 2 भौतिक क्षेत्रों के बीच स्थित है? नर्मदा घाटी किस 2 भौतिक क्षेत्रों के बीच स्थित है? ऑप्शन ए बघेलखंड और बुंदेलखंड, ऑप्शन बी सतपुड़ा और विंध्याचल, ऑप्शन सी मालवा और छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी महाकौशल और बुंदेलखंड। तो प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, सतपुड़ा और विंध्याचल। ठीक है, नर्मदा घाटी किस 2 भागों भौतिक क्षेत्रों के बीच स्थित है? तो सतपुड़ा और विंध्याचल। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, मालवा का पठार मुख्य किस प्रकार की चट्टानों से बना हुआ है? जो मालवा का पठार है वो किस मुख्य प्रकार की चट्टानों से बना हुआ है? ठीक है, तो ऑप्शन ए ग्रेनाइट, ऑप्शन बी बलुआ पत्थर, ऑप्शन सी ज्वालामुखी, ऑप्शन डी चूना पत्थर। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा प्यारे साथियों मेरे, और ज्वालामुखी है। क्या होगा दोस्तों? ज्वालामुखी। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, चाहे आप एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे एमपी आबकारी की, चाहे शिक्षक वर्ग की, कोई भी एग्जाम के लिए जो जितने भी मध्य प्रदेश के एग्जाम होते हैं सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू। आज के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको
पढ़ाई में बहुत अच्छा समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही प्यारा प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का पठार किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी बेतवा, ऑप्शन डी ताप्ती। तो जो बुंदेलखंड का पठार है वो किस नदी के किनारे स्थित है, मतलब किस नदी के किनारे स्थित है, तो ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेतवा नदी के किनारे स्थित है कौन है, बुंदेलखंड पठार, याद रखिएगा। आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है, एमपी एमपी पुलिस में भी पूछा गया है और एमपी पीएससी में भी पूछा गया आया है जी क्वेश्चन, आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेतवा में, ठीक है। बुंदेलखंड का जो पठार किस नदी के किनारे स्थित है, तो बेतवा नदी में, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही मजेदार प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से सतपुड़ा पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर कौन है। तो सतपुड़ा जो पर्वतमाला है दोस्तों, सबसे ऊंचा जो शिखर है वो कौन सा है, चलिए। ऑप्शन ए धूपगढ़, ऑप्शन बी पचमढ़ी, ऑप्शन सी अमरकंटक, ऑप्शन डी मांडू। दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और ए ऑप्शन ए धूपगढ़ लिखकर, ठीक है। तो ए धूपगढ़ लिखकर, ए ऑप्शन लिखकर और धूपगढ़, इसमें मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए धूपगढ़, ऑप्शन बी पचमढ़ी, ऑप्शन सी अमरकंटक, ऑप्शन डी मांडू। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग को भी पता है तो आप लोग जरूर कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा धूपगढ़। जो सतपुड़ा का पर्वतमाला का सबसे ऊंचा जो शिखर है वो कहाँ पर है, धूपगढ़ में, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपके एग्जाम में बेर बेर रिपीट हो रहा है, इसलिए याद रखिएगा, थोड़ा सा अगर याद रख लेंगे तो आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है, जीके में। तो धूपगढ़ का पहाड़ याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर ध्यान दीजिएगा, ठीक है दोस्तों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से पचमढ़ी किस भौतिक क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन ए मालवा का पठार, ऑप्शन बी बुंदेलखंड, ऑप्शन सी सतपुड़ा, ऑप्शन डी बघेलखंड। तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो पचमढ़ी किस भौतिक क्षेत्र में स्थित है, जो पचमढ़ी है वो किस भौतिक क्षेत्र में स्थित है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सतपुड़ा। जो पचमढ़ी है वो किस भौतिक क्षेत्र में स्थित है, तो सतपुड़ा, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, सतपुड़ा, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों निम्नलिखित में से बघेलखंड का पठार मुख्यतः किस जिले में फैला है, ठीक है। ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी रीवा, ऑप्शन सी होशंगाबाद, ऑप्शन डी धार। तो दोस्तों आप लोग को अगर पता है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो जो निम्न तो बघेलखंड का जो पठार है मुख्यतः किस जिले में फैला हुआ है, तो रीवा में, याद रखिएगा। बघेलखंड का जो पठार है वो कहाँ पर फैला हुआ है, मुख्यतः मुख्य रूप से तो रीवा जिले में, ठीक है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है रीवा जिले में। तो जो बघेलखंड का जो मुख्यतः पठार है वो किस जिले में फैला हुआ है, तो रीवा में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र को छोटा नागपुर का पश्चिम भाग कहा जाता है। ऑप्शन ए बघेलखंड, ऑप्शन बी सतपुड़ा, ऑप्शन सी मालवा, ऑप्शन डी बुंदेलखंड। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र को छोटा नागपुर पश्चिम भाग का कहा जाता है, जो हमारा मध्य प्रदेश राज्य है उसके किस क्षेत्र को एक छोटा नागपुर का पश्चिमी भाग कहा जाता है, मतलब छोटा जो नागपुर का पश्चिमी भाग कहा जाता है तो वो किसको कहा जाता है, याद रखिएगा, तो बघेलखंड को, ऑप्शन ए, ठीक है, बघेलखंड को, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बघेलखंड को, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बघेलखंड को,
ठीक है। जो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है छोटा सा नागपुर, पश्चिमी भाग में क्या कहा जाता है, तो बघेलखंड। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों निम्नलिखित में से मालवा का पठार किस नदी के बेसिन में आता है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी गोदावरी। तो दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से मालवा का पठार किस नदी के बेसिन में आता है? अगर आप लोग एमपी की तैयारी कर रहे हैं, एमपी परीक्षा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, आप लोग क्योंकि आप लोग की तैयारी बहुत मजबूत करना मेरा कर्तव्य है, और आप लोग का भी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोग भी अपने एग्जाम के लिए खरे उतरें, मतलब अपने माँ पिता का सपना पूरा करें, अपनी परीक्षा में सफल हों। ठीक है, ये मेरा कर्तव्य है कि आप लोग को सही राह दिखाना। ठीक है, तो दोस्तों निम्नलिखित में से मालवा का पठार किस नदी के बेसिन में आता है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी गोदावरी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छे से याद पढ़ के जाइएगा एग्जाम में। ठीक है, तो नर्मदा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो मालवा का पठार है वो किस नदी के बेसिन में आता है? तो नर्मदा में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से नर्मदा घाटी किस प्रकार की संरचना है? ठीक है, तो जो दोस्तों निम्नलिखित में से जो नर्मदा घाटी किस प्रकार की संरचना है, मतलब जो नर्मदा घाटी है वो किस प्रकार की संरचना है? ऑप्शन ए ज्वालामुखी, ऑप्शन बी भ्रांस घाटी, ऑप्शन सी जलोढ़ मैदान, ऑप्शन डी मरुस्थलीय। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भ्रांस घाटी के रूप में है। ठीक है, की संरचना में है। ठीक है, तो भ्रांस घाटी याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों निम्नलिखित में से बघेलखंड पठार की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन ए रेतीली मिट्टी, ऑप्शन बी पथरीला और उबड़ाऊ खबड़, ऑप्शन सी दलदली, ऑप्शन डी समतल मैदान। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, पथरीली और उबड़ खाबड़। ठीक है, तो जो बुंदेलखंड का पठार है उसकी जो प्रमुख विशेषता वो क्या है? पथरीली और उबड़ खाबड़। ठीक है, जो यहाँ की विशेषता बुंदेलखंड पठार की वो क्या है? तो पथरीली और उबड़ खाबड़। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, और मेरे हिसाब से आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसकी जगह अगर बुंदेलखंड की जगह मालवा का पठार पूछ लिया जाए उसकी संरचना कैसा है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा, हर क्वेश्चन को समझ के पढ़िएगा। याद करना तो नहीं होगा मेरे हिसाब से सही, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, समझ लेंगे आप एक बार तो आपको याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान दीजिएगा। दोस्तों निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा भौतिक क्षेत्र सबसे अधिक वनाच्छादित है? ऑप्शन ए मालवा, ऑप्शन बी सतपुड़ा, ऑप्शन सी बघेलखंड, ऑप्शन डी बुंदेलखंड। ठीक है, तो जो निम्नलिखित में से जो मध्य प्रदेश का कौन सा भौतिक क्षेत्र सबसे अधिक वनाच्छादित है, मतलब भौतिक क्षेत्र से सबसे अधिक वन है, तो वो कुछ क्षेत्र में है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, सतपुड़ा में सबसे अधिक वन है, यही कह रहा है वनाच्छादित है, मतलब सबसे अधिक वन है। किस मध्य प्रदेश के कौन से भौतिक क्षेत्र में सबसे अधिक वन है? तो सतपुड़ा में है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा।
तो दोस्तों निम्नलिखित में से अमरकंटक किस भौतिक क्षेत्र में आता है? ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। ऑप्शन ए मालवा पठार, ऑप्शन बी सतपुड़ा पर्वतमाला, ऑप्शन सी विंध्याचल, ऑप्शन डी बघेलखंड पठार। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बघेलखंड का पठार। तो जो अमरकंटक है वो किस भौतिक क्षेत्र में आता है? तो किस में? बघेलखंड पठार में। किस में आता है? बघेलखंड। बघेलखंड में कौन कौन आते हैं, मतलब कौन कौन जिले आती हैं? सतना आता है और सिंगरौली आते हैं, ये बघेलखंड के अंतर्गत हैं। और बुंदेलखंड में कौन आते हैं? पन्ना, दमोह, जी सब बुंदेलखंड में आते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बघेलखंड पठार। ठीक है, तो आप लोग को अगर इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग कमेंट में अवश्य बताइएगा। ठीक है, इसका बताइएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, 14 क्वेश्चन का ऑप्शन डी। ऐसे करके आप कमेंट करना, मैं समझ जाऊंगा कि आपने ऑप्शन डी बताया। ठीक है, चलिए अगले पृष्ठ को ध्यान दीजिए दोस्तों। अगला पृष्ठ बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पठार सबसे अधिक कृषि उपयुक्त माना जाता है? ऑप्शन ए बुंदेलखंड, ऑप्शन बी मालवा, ऑप्शन सी बघेलखंड, ऑप्शन डी सतपुड़ा। तो दोस्तों जो मध्य प्रदेश का कौन सा ऐसा पठार है जो कृषि के लिए सबसे अधिक उपयुक्त माना जाता है, मतलब सबसे ज्यादा कृषि उपयुक्त वहां मानी जाती है, होती है, मतलब उत्पादन भी अच्छा होता है, तो वो कौन है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मालवा का पठार। जो मालवा का पठार है वहां कृषि सबसे उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, सबसे अधिक उत्पादन होता है मालवा का पठार में। ठीक है, याद रखिएगा। और मेरे हिसाब से इसे मालवा का पठार को कृषि भंडार भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा कृषि उत्पादन होता है। ठीक है, कृषि उपयुक्त माना जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से नर्मदा घाटी किस दिशा में बहती है? उत्तर, ऑप्शन ए उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन बी पूरब से पश्चिम, ऑप्शन सी पश्चिम से पूरब, ऑप्शन डी दक्षिण से उत्तर। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो हमारी नर्मदा घाटी है वो किस दिशा में बहती है? नर्मदा जो घाटी है, नर्मदा घाटी यहाँ साथ मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ क्वेश्चन गलत हो गया है। नर्मदा घाटी जहाँ नर्मदा नदी होगी वो किस दिशा में बहती है? घाटी शायद मेरे हिसाब से यहाँ गलत है, यहाँ मैं अब सुधार करके बता दूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, मैं गलत क्रॉस कर देता हूँ, गलत क्वेश्चन है। यहाँ पे नर्मदा घाटी जहाँ नदी होना था, ठीक है, घाटी तो बहती नहीं है, आप लोगों को पता है नदी बहती है, इसलिए थोड़ा यहाँ से टाइपिंग में गलत हो गया है, इसलिए क्षमा करें। मैं इसे सुधार करके अपडेट सही कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का पठार की ऊंचाई किस ओर से कम होती है? ऑप्शन ए उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन बी पूरब से पश्चिम, ऑप्शन सी दक्षिण से उत्तर, ऑप्शन डी पश्चिम से पूरब। ठीक है दोस्तों, उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जो बुंदेलखंड का पठार की ऊंचाई है वो किस ओर कम होती जाती है? तो किस ओर? दक्षिण से उत्तर। ठीक है, किस ओर? तो दक्षिण से उत्तर, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वो जो बुंदेलखंड की पठार की ऊंचाई है वो किस ओर से कम होती जा रही है? तो दक्षिण से उत्तर, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी दक्षिण से उत्तर। समझने का हमेशा प्रयास करिए दोस्तों। ठीक है, अगर आप समझ जाएंगे तो आपके क्वेश्चन आराम से आप सही टिक मार पाएंगे। अगर आपने रट्टा मार लिया तो रट्टे से थोड़ा क्या होता है दोस्तों, आप लोग अपने कंसेप्ट नहीं कर पाएंगे। जब तक आपको रट्टा आपने मारा है तो जब तक तो याद रहेगा, लेकिन बाद में बिसर जाएगा। अगर आपने समझ लिया तो शायद वो जिंदगी भर, मेरे हिसाब से सोते हुए भी नहीं आप बिसर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए समझने का प्रयास ज्यादा कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से सतपुड़ा श्रेणी मध्य प्रदेश को किस दिशा में विभाजित करती है? ठीक है, किस दिशा में विभाजित करती है, चलिए जानते हैं। ऑप्शन ए पूर्वी पश्चिम, ऑप्शन बी उत्तर दक्षिण, ऑप्शन सी उत्तर पश्चिम, ऑप्शन डी दक्षिण पूरब। तो दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। थोड़ा सा यहाँ, हाँ, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पूरब से पश्चिम।
तो सतपुड़ा श्रेणी मध्य प्रदेश के किस दिशा में विभाजित करती है? तो किस दिशा में विभाजित करती है? तो पूरब से पश्चिम। याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पूरब से पश्चिम। चलिए अगले प्रश्न की ओर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से बघेलखंड का पठार कौन सी प्रमुख नदी बहती है? ठीक है, या क्या कहा, ध्यान दीजिएगा। तो बघेलखंड का जो पठार है वो कौन सी प्रमुख नदी बहती है? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी शिप्रा, ऑप्शन डी नर्मदा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सोन नदी। तो बघेलखंड का पठार में कौन सी प्रमुख नदी बहती है? तो सोन नदी। सोन नदी है जो बघेलखंड के पठार में बहती है। ठीक है, प्रमुख नदी है वहां की। ठीक है, जो प्रमुख नदी है वो कौन है? सोन नदी। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थल कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन ए अमरकंटक, ऑप्शन बी पचमढ़ी, ऑप्शन सी धूपगढ़, ऑप्शन डी रीवा का पठार। तो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थल है वो कौन सा है दोस्तों? तो धूपगढ़। याद रखिएगा, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछना ही है, बिल्कुल 100% है कि आपके एग्जाम में पूछिएगा। चाहे आप एमपी जीके की चाहे आप एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे एमपी आबकारी की, चाहे एमपी वन रक्षक की, चाहे शिक्षक की वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, और चाहे पीएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में जो थोड़ा इसमें गलत हो गया ऑप्शन, जी गलत है दोस्तों, जी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए मैं इसको उधार कर देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, धूपगढ़। ठीक है, तो पीएससी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारे पीएससी के दोस्त हैं वो हमेशा अच्छे से पढ़ें, जो हमारे पीएससी के छात्र हैं बहुत ध्यानपूर्वक से पढ़ें, मेहनत करके पढ़ें। ठीक है, तो दोस्तों जो निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थल है वो कौन सा है दोस्तों? मेरे प्यारे दोस्तों, धूपगढ़। याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों जो 20 क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया था मध्य प्रदेश का समान ज्ञान के एमसीक्यू के, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। ये लास्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये एपिसोड कैसा लगा? एपिसोड 1 है, आपको लगातार एपिसोड मिलते रहेंगे। एपिसोड 1 में अगर आपको मजा आया है तो कल आपका दूसरा एपिसोड होगा, और जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो एमसीक्यू होंगे वो 20 एमसीक्यू में आपको डेली लाऊंगा, और डेली हर एपिसोड बनेगा, जिस कारण आप हर एपिसोड देखेंगे और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अधूरा ज्ञान किसी मतलब का नहीं होता दोस्तों। ठीक है दोस्तों अगर आप पूरा वीडियो मेरा देखेंगे तो आप लोग एमपी जीके में दमदार सही ऑप्शन कर पाएंगे और एक अच्छे जीके में नंबर अचीव कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप दोस्तों आप पीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं 2026 की, तो दोस्तों इस वीडियो को मिस मत करना। जी मेरे जितने भी एपिसोड आएंगे आप लोग पूरा अगर ध्यान देंगे तो आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका जो है वो पीएससी लेवल की ही मैं तैयारी करवाता हूँ। ठीक है, और जो साइट में जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं एमपीजी के, आबकारी, शिक्षक भर्ती, इनके साइड में इसी से प्रश्न बनते हैं, इसलिए आप लोग भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, आपको इंपॉर्टेंट सूचना मुझे देनी थी। अगर दोस्तों आप पीडीएफ इसकी देखना चाहते हैं तो पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग वहां से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं है, क्योंकि मैं नहीं जानता कि आप लोग मेहनती विद्यार्थी हैं, आपके लिए पैसा लगे। बिल्कुल फ्री है। ठीक है, बिल्कुल मुफ्त। आप लोग चाहे जब मेरी वीडियो क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छे लगा हो, आज का एपिसोड अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि हमारा प्रयास आपकी परीक्षाओं को सफल करना है। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जब तक लिए धन्यवाद। बढ़िया रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने एग्जाम में सफल रहिए। धन्यवाद।